हर जगह बर्बादी लग रही है। चलिए आइए, बीपीटी थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ओवरऑल एक जस्ट एक समरी कर लेते हैं इसमें कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल होगा। बीपीटी थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन बनाते हैं, अगर एक ट्राइंगल में आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए ये मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी जो कि बाकी दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे कट करता है, एक डी है और एक ई है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है, अगर ये बीसी के क्या है, पैरेलल है, और अगर ये लाइन ए बी और ए सी को अलग अलग पॉइंटों पे कट कर रही है, तो ये इन दोनों लाइनों को बराबर बराबर रेशियो में बांट देगी। रेशियोज इक्वल होंगे, मतलब इफ DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, then AD upon DB इक्वल होगा AE अपॉन BC। सही है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब हम इसी बात को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एग्जैक्टली थोड़ा सा पढ़ोगे, देखो ना, बुक है किसी के पास? एग्जैक्टली अगर हम बिल्कुल स्टेटमेंट ही पढ़ दें, इसमें क्या लिखा हुआ है, और ध्यान रखिएगा जो आपसे वो बोलते हैं वो कभी कभी तो आपको थेल्स थ्योरम कह देते हैं, कभी कभी बीपीटी कह देते हैं, और कभी कभी वो स्टेटमेंट लिख देते हैं और आपसे कहते हैं प्रूव दिस। तो स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है बीपीटी थ्योरम की। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side, मीनिंग देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, बात वही है ना। अगर आप एक लाइन बनाए पैरेलल ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, बाकी की दो साइडों को वो काटे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are divided in the same ratio। ये है एग्जैक्ट स्टेटमेंट। अब आप बताइए क्या इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ पा रहे हैं? अगर एक ट्राइंगल में इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसमें ये वर्ड एक आपको थोड़ा सा अलग से लग सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। मतलब एक ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप लाइन बनाते हैं जो कि बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काटे, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो साइडें हैं, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, बाकी की दो साइडें बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अच्छा, फिर पैरेलल इसके भी हो सकती है, पैरेलल ऐसे भी हो सकती है। अब आप बताइए कि अगर DE पैरेलल है AC के, तो क्या लिखना चाहिए इसके हिसाब से? बिल्कुल, यहाँ इसको टॉप मानेंगे फिर हम, तो बताइए BD अपॉन DA इक्वल होगा BE अपॉन AC के, ये वाली बात हो जाएगी। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी, लाइन अगर इसके ना पैरेलल बनकर अगर इधर पैरेलल बने तो ऐसे हो सकता है ना, ABC और यहाँ पर है D और ये है E। शिवम
बताइए रेशियो क्या होगा? हाँ, भाई अगर पैरेलल लाइन ये है तो टॉप ये है, अब आप बताइए। सी ई अपॉन, अरे बोलो, सी ई अपॉन बी ई इक्वल अपॉन, भाई टॉप से एनालाइज करते हुए नीचे की तरफ आना है, जैसे हमने किया था अपने पहले वाले उसमें। पहले वाले में यही तो था खेल, ये ऐसे था, यहाँ पैरेलल लाइन बन रही थी, फिर हम क्या कर रहे थे, इसको मान रहे थे ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, और ये ई, और हम रेशियो कुछ ऐसा बना रहे थे टॉप से, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में, और जब मैं वो साइड में कर देता हूँ ऐसे, तो आपको एनालाइज करना है, सी से शुरुआत होगी, तो सी ई जो भी है ये पॉइंट, सी ई अपॉन में ए ई इक्वल टू सी डी अपॉन में डी बी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा गया है इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ट्राइंगल लिया है और वो कैसे काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही फिगर हम लेंगे। अच्छा जी, एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और सेम बेस पर मैं जितने भी ट्राइंगल बनाऊंगा, जितने भी, चाहे कहीं तक भी बना लो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दोबारा समझ लीजिए, दोबारा बता देता हूं। अगर दो पैरेलल लाइनें बन रही हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई कोई भी एक जगह ले लो, मान लीजिए ए बी ऐसे ले लिया मैंने, तो इस ए बी पे, ए बी बेस पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे ना, जितने भी, चाहे कहीं तक भी बने, कहीं तक भी, चाहे कितने भी नजदीक बने, चाहे कितने भी दूर बने, लेकिन इनका एरिया, इन सब का एरिया आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। आई बात समझ में? ये दो चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपका इस वाली प्रॉपर्टी का, और एक वो हाइट, किसके अंदर, बीपीटी थ्योरम के प्रूफ का। शुरू करें? आइए शुरू करते हैं खेल को। हाँ जी, एक बार थोड़ा फटाफट मुझे वो ट्राइंगल बता दो जो उन्होंने यूज किया, एबीसी ट्राइंगल मेरे ख्याल से लिया एक, तो है ना? ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए है, ये बी है, और ये सी है, और वो जो पैरेलल लाइन है वो कुछ ऐसी है, डी ई, तो यहाँ पर डी है और ये ई है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं गिवन लिखूं तो क्या लिखना चाहिए? सही है ना भाई, लाइनें पैरेलल है तो रेशो इक्वल है, लाइनें पैरेलल नहीं है तो रेशो इक्वल नहीं। तो इसका मतलब ये चीज हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है किसके, BC। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है वो और समझाता हूँ। मुझे प्रूव करना क्या है इस थ्योरम में, कि रेशो इक्वल है, लाइन है पैरेलल है, तो ये प्रूव कर दो कि रेशो इक्वल है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये काम करके ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन, इसमें किसी को संदेह है तो बताइए, कोई भी डाउट? ठीक है, अच्छा जी, चलिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये प्रूफ है, ऑब्वियस बात है थ्योरम का, तो ये इसी तरीके से होगा। हालांकि अगर कोई और भी तरीका है तो मैथमेटिकली बस सही होना चाहिए, हो सकता है दूसरा तरीका भी। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए क्या है। आप क्या करेंगे, ए डी ई में डी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ए ई पे। कौन से पॉइंट से बनाएंगे, बना सकते हैं भाई, अगर कोई ट्राइंगल है तो ए डी ई
मैं आपसे कह रहा हूँ ए से तो बना ही सकते हैं परपेंडिकुलर, वो हाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा? हाइट का। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या मैं डी से परपेंडिकुलर बना सकता हूँ? भाई एक ट्राइंगल में कितनी हाइटें होती है? हर वर्टेक्स से आती है। मैं इस बार कौन से वर्टेक्स से बना रहा हूँ? डी से बना सकते हैं ना। और ई से भी बनाएंगे आप, आया समझ में? चलिए ये बनाते हैं फटाफट। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हम करेंगे और इसका यूज होगा, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। एक तो मैंने इधर बना दिया और इसको नाम इन्होंने दिया है डी एम, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरीके से ई एन नाम का भी एक परपेंडिकुलर आपने बनाया है, एन। और ये भी कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर। ओके, ये कंस्ट्रक्शन के अंडर हम लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन, कौन सी लाइन पे बनाया आपने? ए सी पूरा ही बोल देता हूँ। ए ई लिख रहे थे तो ए सी उसी की एक्सटेंडेड लाइन है वो। हालांकि लिखने को ए ई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ए सी लिख दीजिए, पूरी ओवरऑल लाइन ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कैसी भी। ठीक है, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। और दूसरा ड्रॉ कौन सा परपेंडिकुलर? ई एन। किसके ऊपर? ए बी। सही है। अच्छा जी, एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे बी से ई को। इसे नहीं कराएंगे भैया परपेंडिकुलर? नहीं। और कहां से कहां ज्वाइन करेंगे? सी से डी पर। ठीक है, इन पॉइंटों को आप ज्वाइन करा दें। ठीक है, आप लिखेंगे इसको ज्वाइन डी सी, डी टू सी, डी टू सी एंड बी टू। भाई बता दीजिए अभी तक जितना भी मैंने लिखा, अगर किसी भी बच्चे को कोई ऐसा भी इश्यू है तो। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी में कोई दिक्कत है? गिवन आपको पता ही है, डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के। और प्रूफ भी आपको पता है, आपको ये पूरा साइड अपॉन में ये साइड इक्वल टू ये पूरा साइड अपॉन में ये साइड लिखना है। ये हमारे टू प्रूफ में कंस्ट्रक्शन मैंने चार करे हैं, चार के तीन करे हैं। पहले तो मैंने ए डी ई ट्राइंगल में एक बार तो डी से परपेंडिकुलर गिराया हुआ है, और एक बार कहां से गिराया है? ई से। ए से मैंने कोई परपेंडिकुलर गिराया नहीं है। फिर मैंने डी से सी को ज्वाइन कर दिया, बी से ई को ज्वाइन कर दिया, और हमारा प्रूफ शुरू हो रहा है। देखो मैं आपको ब्लूप्रिंट पहले देता हूँ क्या करने वाले हैं हम लोग। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ए डी ई ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का? ए डी ई ट्राइंगल का मैं एरिया कैलकुलेट करने वाला हूं, इस ट्राइंगल। मैं इस ए डी ई ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने वाला हूं। अब आप मुझे ये बताइए, इस ट्राइंगल का एरिया कितनी जगह से कैलकुलेट हो सकता है? वैसे तो तीन जगह से हो सकता है, लेकिन हाइट का जुगाड़ मेरे पास एक तो ए डी साइड पे है, और एक कौन सी साइड पे है? ए ई। ए ई। तो मैं क्या करूंगा, ए डी ई ट्राइंगल का दो बार एरिया निकालूंगा। सेम ही आएगा ना? अच्छा वैसे एक बात, जस्ट एक ब्लूप्रिंट शेयर कर रहा हूं मैं, आप बस इसमें थोड़ा सा बस देखते रहिए। हाफ इनटू मैं बेस किसको मानूं? ए डी। और हाइट किसको मानूं? ई एन। नहीं आ रहा समझ? भाई ए डी बेस है ना, तो हाइट का काम कौन कर रहा है? इसलिए मैंने आपको हाइट का कंसेप्ट सिखाया था, क्योंकि अभी हाइट यूज होगी। मैं तो कर देता, फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप रटते। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हुए करो, तब आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, अच्छा ऐसा करना था। दोबारा ध्यान दीजिए, हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम एडीई का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो भी दो बार, दो बार। तो एक बार तो मैं ई एन ई डी को बेस मानते हुए करूंगा, और एक बार ए ई को बेस मानते हुए करूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि अगर मैं ए डी को बेस मानूं तो हाइट का काम कौन करेगा? ई एन। इसके साथ किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात तो। अच्छा, और अगर मैं ए ई को बेस मानूं तो एम डी या डीएम हाइट का काम करेंगे, एक ही बात है। लिखे? समझना है? ठीक है, तो भैया इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो आपको एडी का एरिया दो बार कैलकुलेट करना है। बात है बिल्कुल सही, हाँ दो बार कैलकुलेट करना, एक बार एडी साइड से, एक बार एई साइड से। अच्छा,
दो ट्राइंगलों का एरिया और निकालना है। वो दो ट्राइंगल मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। एक ट्राइंगल तो है ये वाला, ट्राइंगल का नाम क्या है? DEC। समझ में आया? अच्छा, और वो भी पता है कौन सी साइड से? जिस साइड से मुझे इसकी हाइट पता हो। कोई मुझे आइडिया दे सकता है मुझे कौन से वर्टेक्स से इस ट्राइंगल की हाइट पता है? सोच के बोलना, दिमाग लगाते हुए। इस ट्राइंगल की हाइट मुझे कौन से वाले वर्टेक्स से पता है? अरे वर्टेक्स बोल रहा हूं यार, साइड बता रहे हो। सी से कहां पता है? बता ना, सी से कौन सी हाइट बन रही है तुम्हारी भैया? ई से कौन सी हाइट बन रही है? हाइट बन तो रही है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। एम तो इसका पॉइंट ही नहीं है। अरे डी से बन रही है, ये बन रही। और ये ई सी बेस है, मैंने बताया था एक्सटेंडेड लाइन। हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो बोलो। बताया था कल, इसलिए तो सिखाया था वो चीज। ये बताओ कि मैडम ने नहीं बताई होगी, और ना वो सिखाएगी, वो तो बीपीटी सिखा देगी बस तुम्हें। ठीक है, तो यही अब आप जो कर रहे हो ना, इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब जो आपकी प्री रिक्विजिट नॉलेज है उसको यूज करते हुए आप अपने ही कंसेप्ट को रिजॉल्व करते जा रहे हो। ये करना बहुत जरूरी है, इससे बनते हैं लॉजिक्स। जब आप बात बात, हाँ भाई ई से नहीं बन सकते भैया। हाँ ई से परपेंडिकुलर बन तो रहा है, लेकिन आप बताओ एक्सटेंड किसको करोगे? डी को करो दोगे क्या? पैरेलल चली जाएगी। भाई अगर आप ई से, अब आप देखो, मैं आपके सामने एक चीज क्रिएट करके दिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अब तुम इसको ना थोड़ा सा बाहर ले लो इस ट्रायंगल को, और तुम थोड़ा सा इस पर सोचो खुद। अगर मान लीजिए डी पॉइंट होता, ई पॉइंट है और एक सी पॉइंट, आप मुझे बताइए अगर डी से मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो कौन सी साइड पे गिरना चाहिए? अरे ई से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं जो वो कह रहा है, तो आप बताइए किस पे गिरना चाहिए? भाई आपका कहां गिर रहा है? अलग ही गिर जा रहा है। अरे अपोजिट साइड पे गिरना चाहिए यार। तो भैया घेर देना। हाँ मतलब गिरना चाहिए ना, वो गिर नहीं रहा ना वो, तो इसीलिए आप इसको ई एन को हाइट कंसीडर नहीं करेंगे। किस ट्रायंगल के लिए? DEC ट्रायंगल के लिए। बल्कि डी से बनेगी तो किस पे गिरना चाहिए? EC पे। तो गिरा तो रहे हैं इसको बढ़ाते हुए। नहीं है? बोलो भाई कुणाल, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से बस क्वेश्चन इस बात पे ही है कि ये वाला जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल? DEC, इसके लिए बेस का काम कौन करेगा? अब आप बताइए। DEC का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बेस का काम कौन करेगा? EC। EC काम करेगा नहीं करेगा? अच्छा परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? भाई 70% हो चुका है पीपीटी, बता देता हूं आपको, 30% बच रहा है बस। अब आप बताइए, EC अगर बेस है DEC ट्राइंगल के लिए, तो आप ये बता दीजिए हाइट कौन है फिर? DM हमारी है। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, ठीक है? पर भैया जैसे ए पहले से ही है तो नहीं है इसी में नहीं है। भाई, मैं कह रहा हूं ये आपके पास ट्राइंगल है, नहीं आया तो बस बोलते रहिए समझ में नहीं आया, डोंट वरी, वो मेरा काम है क्या समझाना है। अगर DEC ट्राइंगल है, जस्ट एक बात ले रहा हूं, और अगर मैं डी से इंटरेस्टेड हूं EC पे परपेंडिकुलर गिराने में, फिनिश, तो अंदर अगर गिराऊंगा तो 90 तो बनेगा नहीं, ये तो कुछ और ही अलग सा ही कुछ मतलब अलग ही एंगल बन रहा है। क्या ये 90 है? 90 तो नहीं। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल गिरा सकते हैं, बिल्कुल गिरा सकते हैं, लेकिन उसका यूज हमारे वो थ्योरम प्रूफ में आएगा नहीं। जो मैं कर रहा हूं उसमें रुकावट है तो बताइए आप, और क्या कर सकते हैं वो छोड़िए, जो मैं बोल रहा हूं क्या उसमें इश्यू जा रहा है तो बताइए। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं डी से EC पे परपेंडिकुलर गिराना चाहता हूं तो ट्राइंगल के अंदर तो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल की जो हाइट होती है वो बाहर बनती है। तो अगर मैं डी से परपेंडिकुलर गिराऊं EC पे तो अंदर नहीं बनेगी क्योंकि बन ही नहीं रहा 90, ये तो 90 से बहुत कम बन रहा है। तो अगर 90 बन रहा है तो 90 यहां बन रहा है, देखो ना DM नाम का बन तो रहा है DM। लेकिन उसके लिए भैया EC को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड तो कर सकते हैं, ये बात तो हमारे बीच में डिस्कस हुई थी कल।
तो अगर मैं DEC ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो बेस का काम क्या मैं EC से करवा सकता हूं और हाइट का काम क्या मैं DM से करवा सकता हूं। इसमें किसी को दुविधा है तो बताइए। शिवम, ठीक है तनिष्क, समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से आप मुझे बस एक चीज और समझा दीजिए कि हम हम टोटल कितने, एक दो, हमने 2 बार तो एरिया निकाल दिया ADE का। एक बार कहां से निकाला? AD से। AD से बेस किसको माना? AD को। और हाइट किसको माना? EN को। सही है। अच्छा, एक बार मैंने इसी AD का एरिया निकाला AE को बेस मानते हुए और DM को हाइट मानते हुए। सही है। अच्छा, फिर मैंने एरिया निकाला इस वाले ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का? DEC। बेस किसको माना मैंने? EC। हाइट किसको माना? DM। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक लास्ट ट्राइंगल और ले रहा हूं, इसको लेते ही 80% हो जाएगा मामला। बस फिर चीजों को सेट करना है। देखिए, जस्ट चेक करता हूं तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, अब आप बताइए हाइट का काम कौन करेगा? ये भाई बेस अगर ये है तो हाइट E से आएगी और E से DB पे अगर परपेंडिकुलर बनाया तो ये 90 नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका परपेंडिकुलर कहां बनेगा? बाहर बनेगा। और उसका नाम क्या होगा? EN। सही है। तो ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसके लिए बेस का काम कौन कर रहा है? DB या BD, जो भी आप बोले। और हाइट का काम कौन कर रहा है? EN। अब इन बातों को ध्यान रखिएगा, जो जो आपने बोला। ठीक है। 80% डन हो गया, बस 20% और रह रहा है। आइएगा, देखिए यहां तक होने के बाद मेरे पास सबके एरिया आ जाएंगे, मतलब एरिया ऑफ ADE आ जाएगा। बताइए क्या फॉर्मूला बताया था आपने? AD, अरे बेस का नाम भी पूछ रहा हूँ, AD और EN। सही है। अच्छा, दूसरा वाला भी निकाला आपने, एरिया ADE। हाँ जी, हाफ इंटू AE इंटू DM। सही है। फिर आपने इस वाले ट्राइंगल का निकाला था DEC का। हाँ जी, एरिया ऑफ DEC। बताइए। हाफ इंटू EC इंटू DM। सही है। अच्छा जी, एक और निकाला था ना, BDE का, है ना? एरिया ऑफ BDE हाफ इंटू E। सही है। ये चारों आपने निकाल के रख लिए। किसी भी बच्चे को अगर अब भी दिक्कत है तो मुझे बता दिए, क्योंकि मैं जब आगे बढ़ जाऊं तो ये मत बोलना ये समझ में नहीं आई बात। यहाँ तो ठीक है, डन। चलिए, अब आप मुझे बताइए, जो मैंने ये दोनों एरिया निकाले हैं, क्या ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल में है। क्योंकि ये सेम ही ट्राइंगल है भाई। ADE का एरिया आप चाहे यहां से कैलकुलेट करें चाहे आप यहां से कैलकुलेट करें, क्या बदल जाएगा? नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। तो भाई दोनों ही एरिया, ये जो दोनों आपस में, ये दोनों इक्वल है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? तो आप इस बात को लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। वजह? सेम ट्राइंगल है। कैसे हैं ये? सेम ट्राइंगल। तो भाई ऑब्वियसली बात है, सेम ट्राइंगल है तो कोई बात ही नहीं बनेगी कुछ और। अच्छा जी, अब आप मुझे बस ये समझा दीजिए कि ये वाला जो आपने ट्राइंगल लिया था, ये वाला, और एक आपने लिया था ये वाला, जो कि आपने निकाल के भी रखे हुए, एक ये और एक ये, क्या इन दोनों का एरिया सेम है? है। देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है और एक तो इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ये है बेस, ऊपर की तरफ चिपके हुए हैं दोनों ट्राइंगल। थोड़ा सा गौर करिए ठीक से, दोबारा देखिए, दोबारा मैं आता हूं। एक तो ये वाला ट्राइंगल था, बेस क्या है? ये E है और ये D है। बताइए बेस क्या है? DB। अच्छा, और ये जो वाला ट्राइंगल है, जो दूसरा वाला था ग्रीन वाला जो हमने बनाया था, मतलब ये वाला इधर वाला ब्लू वाला, पर्पल वाला, तो ये वाला जो है इसके लिए भी बेस क्या है? D।
और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये अभी थ्योरम आपको बताई थी मैंने कहा था इस चीज का इस्तेमाल होगा। नहीं आया तो बोलिए, आगे ठीक है। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई, अच्छा यार चलिए ठीक है, लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी ई सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी ई। रीजन, सेम बेस प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी आपको। प्रॉब्लम, triangles drawn on the same base between two parallel lines, their areas are always equal, ठीक है। या area of triangles are equal if they are drawn on the same base between two parallel lines, सही है। तो आप वही बात लिखेंगे, area of triangle are equal if they drawn on same base on same base between two parallel lines। between two parallel, ठीक है, सही है। यहां तो कोई इश्यू है तो बताइए। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा, इसे इक्वेशन सेकंड। अब आप करेंगे डिवाइड। 95% डन, 5% और है। ध्यान दीजिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट बाय सेकंड, ये सब छोड़िए, फर्स्ट एंड सेकंड, कोई फ्रॉम व्रॉम कोई बाय बाय कुछ नहीं। फर्स्ट लिखिए और फिर अपॉन में लगाइए सेकंड। तो चलिए एरिया ऑफ, चलिए यही पे आ जाते हैं, ऊपर की बात ही कर लेते हैं दोबारा से। तो आई लिख देते हैं। तो क्या लिखना चाहिए कायदे से मुझे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल डीई सी। भैया डीई सी को अगर हम उधर लिख दें, बीडी को उधर लिख लें तो कोई गलत हो जाएगा? नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, चिंता मत करो। ये मैंने इस तरीके से बनाया कि कुछ गलत होगा नहीं इसमें। देखिए डीई सी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ठीक है। अब हमें इनके एक्सपेंशन करने हैं। एडीई को कितने तरीके से लिख सकते हो आप? दो तरीके से ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों लिख दीजिए। हाफ इंटू एडी इंटू एन और इक्वल में हाफ इंटू में एई इंटू में डीएम, सही है। अपॉन में अब इन नीचे वालों को लिखो, पहले ऊपर वालों को लिख लेना है, फिर लिखना है नीचे वालों को। अब मुझे बात आइए, सॉरी, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गड़बड़ हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया। पहले आपको किनको लिखना है? नीचे वालों को, सॉरी माय बैड। हाँ भाई, डीईसी का क्या है? हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम और दूसरी तरफ हाफ इंटू डीबी इंटू ईएन, सही है। ये काम आपको कर लेना, पहले नीचे वाले लिखेंगे, सॉरी मेरे से गलती हुई। अच्छा, अब एडी वालों की वैल्यू लिखनी है। एडी में आपके पास दो वैल्यूज है, अब कौन सी कहां लिखें उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आपको हाइटों पे फोकस करना है। इधर हाइट क्या चल रही है, इधर हाइट क्या चल रही है, तो ईएन वाले को तो ईएन के साथ लिखो और डीएम वाले को। अब आपके पास देखो एडीई के दो ऑप्शंस हैं, एक तो ईएन हाइट का है और एक डीएम हाइट का है। अब आप बताइए कौन सा वाला कहां लिखो? डीएम वाले को तो डीएम के साथ लिखो, तो इधर लिखो हाफ इंटू एई इंटू डीएम और इधर लिखिए हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। अब डीएम से डीएम इसलिए तो काटा, इसलिए तो लिखा है ताकि कट जाए, और ईएन से ईएन कट जाए, हाफ से हाफ कट जाए और हाफ से हाफ कट जाए। अब आपके पास रही क्या गया? अपॉन में ईसी इक्वल टू एडी अपॉन में, यही बीपीटी है। तो
हाँ बिल्कुल आती है, 4 नंबर में फंसेगी सीधे आगे। एक्सप्लेन। हाँ प्रूफ आएगा 3 नंबर का, और 1 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आएगा इसमें, वही बता दूंगा कैसा क्वेश्चन आएगा, वैसे क्वेश्चन आता है हर बार। 4 नंबर का बनेगा सीधा सेट। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे करना है, कुछ लिखना भी है। नहीं कुछ नहीं लिखना, जितना मैंने लिखा है ना, अब हालांकि आप बोलो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ चीज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से बराबर आगे। पर मेरे ख्याल से देखो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत अगर ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो यहाँ बेस और हाइट लिख दो पहले अलग से ब्रैकेट में। यहाँ बेस और हाइट बता दीजिए क्या है, यहाँ बेस और हाइट बता दीजिए, हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एक बार ब्लूप्रिंट दोबारा बना देते हैं, दोबारा बता देते हैं क्या क्या करना है आपको। हाँ जी रिकॉर्डिंग बना दी मैंने इसकी। तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल सेटअप करना है, हालांकि अब हम ना अल्फाबेट चेंज करके करेंगे, ये तो मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी ऐसा किया है, सेम अल्फाबेट्स के। अब आप अल्फाबेट अगर बदल भी दो, मान लो कल को एबीसी, आपको क्या पता एबीसी कहाँ लिखना है भाई एग्जाम में, मान लो सी उधर हो जाए बी उधर हो जाए, जो बच्चा रट के गया उसकी तो लंका लुट गई। ठीक है, तो मतलब फिर दिक्कत बन जाती है, तो इसीलिए आप पहले चीजों को सीख लीजिए कैसे कैसे काम करना है। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आपको 2 बार तो एडीई का एरिया निकालना है ऊपर वाली ट्राइंगल का, अगर ऐसे समझते हो तो ऐसे समझ लिया, ऊपर वाले ट्राइंगल का 2 बार एरिया निकालना है, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। नीचे वाली बेस का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसकी हाइट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो आपके 2 ट्राइंगल नीचे की तरफ चिपके हुए हैं इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है। जब चारों ट्राइंगलों के एरिया निकल जाएंगे, फिर आपको बात करनी है किन का एरिया सेम है। तो एडीई और एडीई का एरिया तो सेम है क्योंकि वो ट्राइंगल कैसे है, सेम है, सेम ट्राइंगल है तो एरिया सेम ही होगा। अच्छा जो ऊपर की तरफ चिपके हुए ट्राइंगल है वो बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस बने हुए हैं, तो उनका एरिया भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। फिर आपको इस तरीके से लिखना है, एक को इक्वेशन फर्स्ट बोल देना है, एक को इक्वेशन सेकंड, फिर आपको डिवाइड वाला ड्रामा करके दिखाना है कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डिवाइड करते ही फिर ऊपर नीचे लिख जाएंगी वो चीजें जैसे मैंने लिखा। बस ध्यान इस बात का देना, ऊपर वालों में वैल्यू मत डाल देना, पहले पहले नीचे वालों में वैल्यू डालिएगा। उससे क्या होगा ना, आपको हाइट पता चल जाएगा कौन सी हाइट कहां चल रही है, क्योंकि एडीई के अंदर 2 हाइटें हैं, तो उसी रिस्पेक्ट में उस वाले ट्राइंगल एडीई में वैल्यूज फिर डालिएगा। सेम हाइट वाले सेम साथ रखिएगा, इधर वालों में सेम हाइट होनी चाहिए ताकि हाइट से हाइट कैंसिल हो जाए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाए, जो बाकी बचे वो आपका मामला बन जाए। समझ में आया मैंने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को देता हूं, मैं आप लोगों के लिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल लिख के देता हूं। हाँ जी, अब आप प्रूफ करेंगे, हालांकि आपकी हेल्प के लिए मैं इसको रख दूंगा, लेकिन आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपके पास ट्रायंगल है, यहां पर इसको एक्स बनाइए, इसको वाई बना लीजिए, इधर जेड बना दीजिए, और वो जो लाइन जो पैरेलल बन रही है उस लाइन को बनाइएगा डी और ई। ठीक है, जो परपेंडिकुलर्स बनेंगे, एक तो डी से बनेगा उसका नाम एम दे दीजिएगा, और एक यहां से परपेंडिकुलर बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से मैडम, ये 4 नंबर दिलाएगा सीधा सीधा आपको। हेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या स्टेटमेंट के नाम से आता है। और 2 कंस्ट्रक्शन और करें आपने, एक तो आपने ई से इसको ज्वाइन किया है और एक डी से जेड को। मैंने डॉटेड में किया है, आप प्रॉपर लाइन से कर दीजिएगा कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाली बात कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, गिवन वाली बात गिवन में लिखिएगा। ये गिवन है कि डीई लाइन वाई जेड लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब फटाफट अपना गिवन भी अच्छे से लिखिए, टू प्रूफ भी लिखिए और सब चीज लिखिए। चलिए शुरू करिए।